हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा फोर्थ टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले हमने थ्री टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट था हमारा पॉलीप्लॉइडी, और सेकंड था हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जीन्स, एंड थर्ड था हमारा एपिस्टेटिक और डोमिनेंस फैक्टर के बीच में सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है मेंडल। जो हमारे साइंटिस्ट थे मेंडल, उनका वर्क हमारा क्यों सक्सेसफुल रहा और क्यों हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये क्या क्या रीजंस रहे होंगे। ठीक है। तो जो मेंडल थे उनके जो ठीक है, तो मेंडल के जो सक्सेसफुल का रीज़न क्या है और क्यों उनका वर्क जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो उनका सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया था, पहले हम ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट था लैक ऑफ इंटरनेट, कि भाई आज हमारे यहाँ पर इंटरनेट है कि कोई जरा सी भी जो बात है वो कहीं पर हो, किसी भी कोने में विश्व के, और सारी जगह वो क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है इस टाइम नेटवर्क की। उस समय क्या था कि नेटवर्क की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि अगर कोई बात हो रही है तो वो वहीं की वहीं रह जाती थी। तो जो मेंडल जिस लाइब्रेरी में वर्क करते थे, उनमें वहाँ पर क्या था कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। उनकी जो ये जो एक्सपेरिमेंट था उनका, ये मैगजीन में छापा गया, और मैगजीन तो कहीं कहीं जाती हैं, और उन मैगजीन का जहाँ जहाँ पर जाती हैं उसमें भी क्या किया गया था कि उन्होंने मैथमेटिक्स जो थी अप्लाई की थी, और प्रोबेबिलिटी लॉस टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमिना विच वाज नॉट एक्सपेक्टेबल टू बायोलॉजिस्ट। उन्होंने बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले यूज़ किए थे, जिसमें जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा था कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि भाई जो हमारी बायोलॉजी है उसमें तुम मैथमेटिक्स के भी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले कैसे लगा सकते हो। तो इस वजह से उनका जो काम था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सेकेंड रीजन आता है कि उन्होंने उस समय जिसको हम आज जीन जानते हैं, क्या कहते हैं, हम जीन कहते हैं कि क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं हमारे जीन्स। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो जीन्स अलग अलग तरह के अलग अलग जीन्स होते हैं अलग अलग चीज को कंट्रोल करने के लिए। तो उस समय उस जीन को वो नहीं जानता था। उस जीन को उसने क्या कहा था कि वो क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, फैक्टर और मेमल्स होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तीन रीजन हो गए। और क्या था कि जो उस समय जो फर्टिलाइजेशन और क्रोमोसोमल बिहेवियर का जो किसके ड्यूरिंग होता है, गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो हमारा क्या होता है, फिनोमिना जो होता है फर्टिलाइजेशन और क्रोमोसोमल बिहेवियर का गैमेटोजेनेसिस के दौरान, उस समय इसको नहीं जानते थे कि भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है और क्रोमोसोमल बिहेवियर क्या होता है। इसको उस समय वो इंसान नहीं जानते थे। ठीक है, मतलब जो मेंडल थे वो नहीं जानते थे। सेकंड बात आती है कि मेंडल डिड नॉट पब्लिश हिज वर्क इन लीडिंग जर्नल्स दैट वाज ग्लोबली डिस्टर्बली, मतलब उन्होंने अपना जो वर्क था ना वो पब्लिश नहीं करा था कुछ लीडिंग जर्नल्स में ही। मतलब एक ब्रून की एक मैगजीन थी, सिर्फ और सिर्फ उसी में छपा हुआ था, उससे बाहर कहीं नहीं छपा हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि नेटवर्क इश्यू थे। नेटवर्क का इतना बड़ा स्प्रेडिंग एरिया नहीं था, नेटवर्क का एरिया बहुत कम था उस समय, सबके पास नेटवर्क की सुविधा नहीं होती थी। दूसरी बात आती है कि उन्होंने फैक्टर कहा था, जिसको आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। थर्ड बात आती है कि जो वो उन्होंने क्या कहा था कि बायोलॉजिस्ट जो थे, जो जिस लाइब्रेरी में वर्क करते थे, उन्होंने उनके काम को इस वजह से एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई बायोलॉजी में इसने मैथ के प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले लगा दिए, ऐसे कैसे हो सकता है। और क्या था कि फर्टिलाइजेशन और क्रोमोसोमल बिहेवियर जो था, जब किसके दौरान हो जाता है, जो गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो होता है, उस समय कोई भी इस चीज को नहीं जानता था। ये सब कारण थे। ठीक है। और उनका जो वर्क था वो एक मैगजीन यानी कि एक जर्नल में, सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल में छपा था, जो जर्नल सिर्फ और सिर्फ कहीं किसी किसी के घर पर जाती थी, ब्रून में। और ब्रून कहाँ है, हमारा ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया देख लेना कहाँ है, एक सोवरेन कंट्री है, उसका पार्ट है। ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया किसका पार्ट है, चेकोस्लोवाकिया का, जो एक सॉवरियन कंट्री है। ठीक है, याद रहेगा। इतना मैंने बता दिया कि क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। कि मैंने क्या पढ़ाया अभी, नॉन रिकॉग्नाइजेशन। क्या पढ़ाया मैंने अभी, नॉन रिकॉग्नाइजेशन। ठीक, क्यों नहीं हो पाया था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि सक्सेसफुल क्यों हो पाया था, रीजंस टू सक्सेस। उनके सक्सेसफुल होने के कारण क्या थे। उनके सक्सेसफुल होने के कारण थे कि पहला तो उन्होंने केवल केवल जीन के एक लक्षण पर काम किया था, जीन के एक लक्षण पर काम किया था। इसके बाद क्या था कि जो उन्होंने गार्डन पिए प्लांट जिनका उन्होंने सिलेक्शन किया था ना अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, वो सारे के सारे क्वालिटेटिव जीन्स थे। क्वालिटेटिव हमने ट्रिक से याद किया था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी कि टी से हमने टीए लगाया था और ली से हमने क्या लगाया था, जब चाय हमने ली। तो क्या क्या था इसमें, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के साथ मैचिंग हुई थी,
ठीक है, और उनकी प्रोगेनीज के साथ थी। और क्या क्या था कि क्या क्या देखते हैं हम इसमें, फॉर्म देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं और कलर देखते हैं कि कैसा कलर है, कैसे फॉर्म है, कैसे स्ट्रक्चर है, और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने इसमें कवर की थी। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। ठीक है, विद अ ट्रिक। इसी तरह से क्या था कि उन्होंने क्वालिटेटिव, जिसमें हम कलर, फॉर्म, स्ट्रक्चर और बहुत सारे इंडिविजुअल्स के साथ मीटिंग होती है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में उसने याद रखना कि क्वालिटेटिव ट्रेड्स के बारे में उन्होंने जो गार्डन के पिए थे, जब मटर के प्लांट थे जो गार्डन ने पिए थे, उन पर एक्सपेरिमेंट किया था। He studied only one pair of constructing trait at a time and classified all the plants of a population accordingly. उन्होंने एक जो प्लांट्स थे उनको उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बांट दिया था, और उस समय उन्होंने सिर्फ एक ही जीन का, एक पार्टिकुलर जीन का, जो पार्टिकुलर ट्रेट का एक ही जीन क्रोमोसोम्स का पेयर लिया था और उस पर उन्होंने अपना वर्क किया था, इस वजह से हो पाया था। और क्या क्या थे कि उन्होंने मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी के लॉ यूज किए थे। ठीक है, इंटरप्रेशन ऑफ द रिजल्ट एंड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमें क्या कहा था कि इसलिए ज़्यादा हो पाया था कि मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले यूज किए थे। ठीक है, इसके बाद क्या था कि वो लकी थे कि उन्होंने 7 क्वालिटेटिव करेक्टर्स को छाटा और उसमें से उन्होंने एक सिंगल जीन को चुना जो क्या नहीं करता था, कोई लिंकेज नहीं दिखाता था। ठीक है, लिंकेज क्या होता है इसकी भी हम शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, लिंकेज और इसके टाइप्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने गवर्न किया एक सिंगल जीन को जो कोई भी लिंकेज नहीं दिखाता था। सक्सेसफुल के रीजंस हमें पता लगे, और फिर 3 साइंटिस्ट आए थे, ह्यूगो डी वेराइस, कॉन्स और टस्चरमार्क। इन्होंने हमारा फर्दर डिस्कवरी की और 1900 में क्या दिलाई इन्हें, इनके काम के लिए इन्हें क्या दिला दी, प्राइज दिलाया इनके काम के लिए। और आफ्टर इनकी डेथ के बाद, ठीक है, जब ये जिंदा थे तब इनको कोई भी पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन किसके बाद में, इनकी डेथ के बाद उन्होंने इनको नाम दिया कि देखा भी हमारे मेंडल पापा जी जो थे उन्होंने कितना बड़ा काम किया था। उसके बाद इन्होंने इनकी जो थ्योरी थी पीए प्लांट पर, उसको सारे में स्प्रेड कर दिया और हमें क्या बताया कि हाँ भाई ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमारे ये सब दिया था और जो आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे क्या होता चला गया, आविष्कार होता चला गया और सब चीज़ों का, और थ्योरीज बनती चली गई। लेकिन फर्स्ट हमारी मेंडल थ्योरी है, इसलिए जेनेटिक्स के फादर कौन है, हमारे ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, याद रखना। और हमारे मेंडल के बारे में भी मैंने बताया है, और रीजंस एक और बता देती हूँ कि क्या रीजंस थे, उन्होंने पीए प्लांट्स को ही चूज़ किया था। तो वो रीजंस थे कि जो पीए प्लांट्स थे उनकी शॉर्ट लाइफ थी, वो जल्दी से ग्रो हो जाते थे, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती थी, इजली अवेलेबल थे उन पर, मतलब इजली से उन्हें पता लग जाता कि ट्रेट्स जो थे वो देखने में आसानी थी, ये सब रीजंस थे। ठीक है, शॉर्ट लाइफ थी, इजली से उन्हें देख सकते थे, इजली से उनके बारे में पता लगा सकते थे कि जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है, और जो जनरेशन टू जनरेशन थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी उनके अकॉर्डिंग, इसलिए उन्होंने उनको चूज़ किया था। ठीक है, बाय बाय। ऐसी और मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।